दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पे अकाउंटिंग में आपटे A+A वेयर वी गेट टू लर्न टू अर्न। और मेरा नाम है चारुदत्त आपटे। दोस्तों आज हम वापस IRFC के बारे में बात करने वाले हैं, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका एक वीडियो हमने 8 महीने पहले बनाया था और वो वीडियो में कंपनी के जो बाकी के सब जो डिटेल्स है उसके बारे में हमने बात की थी। ये कंपनी क्या करता है, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कैसा है और बहुत सी बाकी के चीज़ों के ऊपर तभी हमने 8 महीने पहले बात की थी। दोस्तों 8 महीने पहले जब भी हमने वीडियो बनाया था तभी IRFC का जो शेयर है उसका भाव 27-28 रुपये के आसपास था। उसके बाद में रनअप होते होते 52 रुपीज़ का उसका 52 वीक हाई है। अभी रिसेंटली 1-2 हफ्ते पहले ही उसने 52 वीक हाई बनाया और अभी 48 रुपीज़ के आसपास भाव उसका सेटल है। अगर एक महीने का अगर बात करेंगे दोस्तों, मतलब एक महीना पहले किसी ने इन्वेस्ट किया रहेगा तो उसको ऑलरेडी 37% रिटर्न मिल चुका है। मतलब ये शेयर ऑलरेडी एक महीने में 37% इसमें रनअप आ चुका है। और अगर किसी ने एक साल के लिए अगर होल्ड किया है, किसी ने पिछले साल अगर ये शेयर लिया रहेगा तो 125% का उसको गेन है। और अगर किसी ने अपना वीडियो देख के 8 महीने पहले अगर किसी ने खरीदा रहेगा तो उसको 74% का गेन है। तभी भाव था कुछ 27-28 रुपये, अभी 48 रुपीज़ का भाव है। इसका मतलब 74% का गेन उसमें होता है। मैंने भी खरीदे थे, लेकिन एक अपना हमेशा का डिस्क्लेमर, मेरे पास अभी IRFC के शेयर्स नहीं है। मैं खरीदूंगा, कब खरीदूंगा और कैसे खरीदूंगा शॉर्ट टर्म के लिए, वही चीज़ें दोस्तों अभी ये वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों IRFC ऐसा इकलौता कंपनी है NBFC कैटेगरी में कि जिनको NPA का मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट का प्रोविज़न करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके जो सब फाइनेंसेस है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मेनली जो रेलवे के जो प्रोजेक्ट्स है उन्हीं के लिए उनका फाइनेंस जाता है। तो उनको NPA उनका कभी भी नहीं होगा, आगे भी नहीं होगा। जब तक उनके बिजनेस मॉड्यूल में चेंज नहीं होता है तब तक उनको NPAs फेस करने नहीं पड़ेंगे। उसके लिए NPAs के सामने उनको प्रोविज़न भी नहीं करना पड़ेगा। ये IRFC का एक स्पेशल खास चीज़ है। और दूसरी दोस्तों खास चीज़ ये है कि उनका जो नेट प्रॉफिट है उसके ऊपर उनको गवर्नमेंट को टैक्स नहीं भरना पड़ता है, बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल स्टेटस, बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल कैटेगरी। ऐसे इकलौता कंपनी है कि जिनको NPAs भी नहीं है और उनको प्रॉफिट के ऊपर टैक्स भी भरना नहीं है। दैट इज़ वाई दिस कंपनी इज़ अट्रैक्टिव ऑल्सो फॉर शॉर्ट टर्म एंड ऑल्सो फॉर लॉन्ग टर्म। दोस्तों हमको अगर कोई चीज़ फ्लिपकार्ट हो या अमेज़ॉन हो उससे अगर ख़रीदना है तो हम लोग बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग वो सेल का वेट करते हैं और तभी ऑर्डर करके जो अपना प्रोडक्ट है वो अच्छे डिस्काउंट में हम लोग खरीदते हैं। वैसे ही दोस्तों एक न्यूज़ IRFC में पिछले हफ्ते आया है कि गवर्नमेंट इज़ कमिंग विथ अ ऑफर, बट दिस ऑफर इज़ फॉर सेल। लेकिन दोस्तों वैसे वाला सेल नहीं है फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन जैसा। ये गवर्नमेंट का जो होल्डिंग है, गवर्नमेंट का होल्डिंग OFS के जरिए ऑफ मार्केट में गवर्नमेंट इज गोइंग टू सेल अ सब्सटेंशियल स्टेक विच एज ऑफ नाउ दे आर होल्डिंग। इसमें 80% के ऊपर दोस्तों गवर्नमेंट के पास इसका होल्डिंग है। तो उसमें से सम ऑफ द स्टेक गवर्नमेंट इज गोइंग टू सेल। अभी दोस्तों एक क्वेश्चन अपने माइंड में आ सकता है कि नॉर्मली ऐसा ट्रेंड हमने देखा है, RVNL का एग्जाम्पल हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। एंड RVNL और IRFC इनका कंपैरिजन करेंगे कि RVNL में OFS आने के बाद क्या हुआ, क्या वही चीज़ें IRFC में भी हो सकती है। तो ये OFS क्यों आता है, सीधा ये जो प्रमोटर लोग हैं वो मार्केट में, ओपन मार्केट में क्यों नहीं बेचते। दोस्तों OFS का जो क्वांटम होता है, जो वॉल्यूम होता है वो बहुत होता है। और बहुत होने से अगर उतना सारा वॉल्यूम मार्केट में एक दिन या 2 दिन में एक ही साथ अगर इकट्ठा आएगा तो OFS का जो नॉर्मली डिस्काउंट रहता है, OFS नॉर्मली कम्स एट अ डिस्काउंट। वो जो डिस्काउंट का जो दोस्तों कैलकुलेशन है उसके पीछे कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस रहते हैं कि मेरे हिसाब से इतने शेयर समझो मार्केट में अगर आए बेचने के लिए, मतलब प्रोमोटर्स अगर मार्केट में बेचेंगे तो प्राइस के ऊपर, रेट के ऊपर कितना इफेक्ट होगा, उससे ऊपर डिस्काउंट करके ऑफ मार्केट ऑपरेशंस में दोस्तों गवर्नमेंट वो शेयर बेचती है टू द इंटरेस्टेड एंड फ्यूचर पार्टीज। तो दोस्तों इसीलिए OFS में अगर जो सेलर्स है, जो प्रोमोटर्स है, जो उनका स्टेक बेच रहे हैं, वो अगर डिस्काउंट नहीं देंगे तो OFS में कोई शेयर सब्सटेंशियल क्वांटिटी खरीदने के लिए नहीं जाएगा। इसीलिए
OFS में नॉर्मली जो प्रोमोटर्स है VC के 5 to 10% का डिस्काउंट रहता है। मतलब अगर समझो 100 रुपये का ट्रेडिंग का भाव चालू है तो OFS 90, 92 या 93 डिपेंड्स ऑन द वैल्यूएशन, डिपेंड्स ऑन द कैलकुलेशन, वो रेट पे OFS आता है। सो कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, फ्लिपकार्ट अमेजॉन, वैसे ही दोस्तों ये गवर्नमेंट का ऑफर है, ऑफर फॉर सेल, जिसमें अभी जो 48 रुपीज़ भाव है, हो सकता है कि थोड़ा डिस्काउंट पे हमको ये OFS में मिलेगा। लेकिन अगर किसी को खरीदना है तो OFS में खरीदे, OFS के पहले खरीदे या OFS के बाद खरीदे, ये भी हम लोग देखते हैं। लेकिन वहाँ जाने के पहले दोस्तों 1-2 मिनट में IRFC का जो KPIs है, IRFC का जो परफॉर्मेंस है, वो परफॉर्मेंस देख लेते हैं। क्योंकि OFS की वजह से प्राइस में थोड़ा रिडक्शन, प्राइस में थोड़ी कमी डेफिनेटली आएगी, लेकिन जो KPIs है उसके वजह से भी दोस्तों आगे के 6 से 9 महीने, मतलब आगे के 2 से 3 क्वार्टर में हो सकता है कि वी माइट सी सम करेक्शन इन द प्राइस ऑल्सो। तो चलिए KPIs देखते हैं दोस्तों। ये सब फिगर्स जो है करोर्स में फिगर्स है। अभी करंट ईयर का मतलब 23-24 का अगर Q1 का हम लोग उनका रेवेन्यू देखेंगे तो 6,679 करोड़ का रेवेन्यू था। नेट प्रॉफिट तगड़ा सब्सटेंशियल 1,556 विच इज़ 23%। मतलब नेट प्रॉफिट जो है वो जो उनका सेल्स है उसका 23% है। अगर पिछला पूरा साल अगर हम लोग देखेंगे 22-23 तो Q4 मतलब जो लास्ट क्वार्टर था लास्ट ईयर का, मतलब जनवरी टू मार्च का जो पीरियड है, उसमें रेवेन्यू उनका था 6,236 करोड़, नेट प्रॉफिट था 1,327 करोड़, 21% नेट प्रॉफिट का उनका परसेंटेज था ऑफ रेवेन्यू। नो डाउट उनका जो नेट प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो करंट ईयर का जो Q1 है उसमें 2% से बड़ा है। लेकिन दोस्तों इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि Q1 का पिछले साल का अगर नेट प्रॉफिट का परसेंटेज हम लोग देखेंगे तो वो 30% के आसपास था। Q2 में भी 30% के आसपास था। उसके बाद में नेट प्रॉफिट एब्सोल्यूट वैल्यू में थोड़ा बहुत बढ़ा है या उतना ही रहा है या थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन परसेंटेज में सब्सटेंशियली कम हुआ है। अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो दोस्तों Q1 पिछला साल 5,627 करोड़ का उनका रेवेन्यू था, वो अभी बढ़ के 6,679 करोड़ हुआ। मतलब 1,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू उनका बढ़ा है। और तभी प्रॉफिट परसेंटेज कितना था, 30% था। मतलब 300 करोड़ से नेट प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए था इन एब्सोल्यूट वैल्यू। मतलब जो Q1 पिछले साल 1,661 करोड़ था वो 300 करोड़ से बढ़ना चाहिए था, हालांकि वो 1,556 करोड़ रुपीज़ ही है। मतलब उसमें 300 रुपये बढ़ने से 100 रुपये की कमी आई है। और ये कमी क्यों आई है वो मेरा जो लास्ट अभी दोस्तों लेटेस्ट वीडियो था NBFC और मैन्युफैक्चरिंग, इसमें क्या चुनना है, उसमें मैंने डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि NBFCs का जो प्रॉफिट है वो एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू आइदर फ्लैट या कांस्टेंट क्यों रहता है, वो उसमें हमने बात की है। और अपने एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि मैं जो डेटा अपने वीडियोस में यूज़ करता हूँ या जो चार्ट्स में आपको दिखाता हूँ उसका सोर्स क्या है। तो उसका सोर्स दोस्तों अभी ये जो सब फिगर्स है वो मनी कंट्रोल के सब फिगर्स है। अगर मनी कंट्रोल के साइट पे ऐप पे हम लोग जाएंगे तो ये क्वार्टरली नंबर्स हमको वहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इंटरेस्टिंग Q1 ऑफ करंट ईयर वर्सेस Q1 ऑफ प्रीवियस ईयर, इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो देयर इज़ अ सब्सटेंशियल गैप इन द नेट प्रॉफिट। और आगे के 2 क्वार्टर में ये नेट प्रॉफिट का गैप ऐसा ही रहेगा, ये मेरा मानना है। IRFC भी बॉन्ड के जरिए हो या और किसी तरीके से पैसा लेती है एंड इन टर्न वो पैसा वो रेलवे के प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस करती है। तो इसका जो गैप है दोस्तों, मतलब इंटरेस्ट पेड एंड इंटरेस्ट कलेक्टेड, तो रिजर्व बैंक पिछले 3-4 क्वार्टर से या 5-6 क्वार्टर से भी हम लोग बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी कर रहा है। उसके लिए ऑन वन हैंड उनका जो IRFC का जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ रहा है, लेकिन जो उनका इनकम है, रेवेन्यू है, दैट रेवेन्यू इज नथिंग बट जो इंटरेस्ट वो चार्ज करते हैं वो मोर और लेस फ्लैट है। मतलब ऑन द वन हैंड देयर इंटरेस्ट पे आउट इज इंक्रीजिंग, IRFC's इंटरेस्ट पे आउट इज इंक्रीजिंग, बट जो उनका इनकम है वो दोस्तों मेरे हिसाब से फ्लैट है। इसीलिए ये जो Q1 का जो हमने गैप देखा पिछला साल और अभी का, उसमें जो ऑलमोस्ट 400 करोड़ का जो गैप आया है, वन ऑफ द रीजंस ऑल्सो कुड बी दिस। और ये जो साइकिल है वो दोस्तों आगे जाके भी आगे के 1 से 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्वार्टर तक ये ऐसा ही रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है कि जो शेयर का जो प्राइस का जो मूवमेंट है वो थोड़ा सबड्यूड रहने के चांसेस है। ऑन टॉप ऑफ दैट ऑफर फॉर सेल।
तो चलिए अभी ऑफर फॉर सेल के बारे में बात करते हैं कि RVNL के केस में अभी RVNL इज द लेटेस्ट एग्जांपल। 1 महीना पहले ही उनका ऑफर फॉर सेल आया, ख़त्म भी हुआ, रिस्पांस भी अच्छा मिला। फिर भी RVNL का जो शेयर का भाव था दोस्तों, वो जब भी ये न्यूज़ आया OFS का, वो न्यूज़ आने के पहले वो 135-140 रुपीज़ के आसपास था। एंड OFS जो अनाउंस हुआ वो 11% डिस्काउंट ऑफ देन मार्केट प्राइस, मतलब जो मार्केट प्राइस चालू था 135-140 रुपीज़ के आसपास, उस पर 11% का डिस्काउंट अनाउंस किया और 119 रुपये पे गवर्नमेंट उसका OFS लेके आई। अभी ये OFS क्यों आता है डिस्काउंट पे, वो हमने ऑलरेडी देखा, क्योंकि अगर मार्केट में प्रमोटर या गवर्नमेंट उतना शेयर्स बेचेंगे तो जो शेयर के भाव में जो फॉल आएगा वो इससे भी ज़्यादा आएगा। और जो इन्वेस्टर्स है, जो लमसम बड़ा पैसा डालने वाले हैं, उनको अगर जो एज ऑफ नाउ का जो मार्केट वैल्यूएशन है उसमें अगर डिस्काउंट नहीं मिलेगा, देन नोबडी वुड बी इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग इन OFS। इसीलिए OFS इज ऑलवेज एट ए डिस्काउंट। लेकिन दोस्तों उसका जो इफेक्ट है वो जो स्टॉक का प्राइस है उसके ऊपर भी आता है। तो दोस्तों RVNL जो 135-140 के आसपास था, बिकॉज ऑफ दिस OFS 119, 120, 121 के रेंज में बहुत देर तक रहा। एज ऑफ नाउ अभी भाव उसका थोड़ा स्टेबलाइज हुआ है और अभी सुबह के 11, साढ़े 11 बजे जब ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ तभी इसका भाव कुछ 124-125 रुपीज़ के आसपास था। ऑन टॉप ऑफ दिस दोस्तों, ये OFS जब भी आया उसके पहले एक खराब न्यूज़ भी आया RVNL के लिए कि RVNL का जो वंदे भारत ट्रेन का जो उनका ऑर्डर था 120 ट्रेन, 120 करोड़ पर ट्रेन अलॉन्ग विद द रशियन पार्टनर, तो वो रशियन पार्टनर ने अपना पार्टिसिपेशन इसमें से कॉन्ट्रैक्ट में से निकाल लिया था। ऐसा एक निगेटिव न्यूज़ था। इसके लिए RVNL का उसका भी इफेक्ट आया और OFS का भी इफेक्ट आया। तो दोस्तों IRFC का भी शायद ऐसा ही हो सकता है, ये मेरा मानना है। नेचुरली अभी का जो रेट है IRFC का 48 रुपीज़ के आसपास, जो 52 था, न्यूज़ आया सडनली नीचे चला गया, 46 रुपीज़ तक नीचे था, लेकिन बाद में स्टेबलाइज होके 48 रुपीज़ तक अभी आया है। तो दोस्तों बहुत से मेरे दोस्तों ने पूछा कि जिनको मैंने बोला था IRFC ले सकते हैं कि प्राइस में ड्रॉप हुआ है, IRFC ले क्या। लेकिन दोस्तों जब भी किसी शेयर में ड्रॉप आता है तो वो ड्रॉप क्यों आया है वो देखना दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है। वेदर द रीजन्स आर परमानेंट और रीजन्स आर टेम्पररी। इसमें दोस्तों दो सिनेरियो है, एक है कि रीजन्स कुड बी टेम्पररी और रीजन्स कुड बी परमानेंट। लेकिन दोस्तों एक प्री कंडीशन, शेयर अच्छा होना चाहिए, फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए लाइक IRFC। तो दोस्तों अगर वो रीजन टेम्पररी है तो लॉन्ग टर्म के लिए वो शेयर को एट एनी गिवन सिचुएशन बाय कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों रीजन अगर टेम्पररी है तो टेम्पररी पीरियड के लिए, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए वो शेयर में इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की हो सकता है, और वही अभी मुझे IRFC के बारे में लगता है। जिनका लॉन्ग टर्म होराइजन है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, ऑन एवरी ड्रॉप उसको एक्यूमुलेट कर सकता है। तो कमिंग बैक टू OFS स्टोरी, इसका OFS आएगा तो RVNL में दोस्तों 10-11% का डिस्काउंट था। तो हो सकता है कि IRFC में भी जो अभी 48 रुपीज़ के आसपास है, हो सकता है कि उसमें भी सिमिलर डिस्काउंट आ सकता है। ये सिर्फ मेरा गेस है, प्रमोटर मैं नहीं हूँ, प्रमोटर इंडियन रेलवेज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो डिसाइड करेंगे कि IRFC का OFS क्या रेट पे आएगा। लेकिन जो हिस्ट्री है, लेकिन जो अभी हाल ही में हमने RVNL के बारे में देखा, इफ़ वी फॉलो दैट ट्रेंड तो इसमें दोस्तों 9 से 10% का डिस्काउंट इसमें भी आ सकता है। अगर 10% का डिस्काउंट आया जब ये अनाउंसमेंट होगा ये OFS का दोस्तों, ये 48 रुपीज़ का शेयर 44-45 रुपीज़ तक डेफिनेटली नीचे जा सकता है। दोस्तों RVNL में जब भी OFS ख़त्म हुआ, OFS ऑलमोस्ट 2.5 to 2.7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ था, फिर भी शेयर का भाव बाद में बढ़ा नहीं। कुछ 121-122 रुपीज़ पे OFS गवर्नमेंट ने पूरा किया, अच्छा खासा पैसा कलेक्ट भी किया, लेकिन उसके बाद में ऑलमोस्ट 1 हफ्ता या 2 हफ्ते तक शेयर का भाव 119, 118, 120 रुपये के आसपास था। तो IRFC में भी समझो 10% का डिस्काउंट आया तो 44 रुपीज़, 43 रुपीज़ के आसपास OFS आएगा। तो OFS ख़त्म होने के बाद भी बिकॉज ऑफ द फ्यूचर नेगेटिव न्यूज़, जो मैंने रिजल्ट के बारे में अभी बात की, उनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है उसमें जो ड्रॉप हो रहा है, उसके वजह से जो नेट प्रॉफिट में कमी आ रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर, उसका भी दोस्तों थोड़ा सा इफेक्ट शेयर प्राइस के ऊपर दिखेगा। तो जैसे ही OFS ख़त्म होगा, एटलीस्ट फॉर सम पीरियड मुझे लगता है कि शेयर थोड़ा सब्ड्यूड ही रहेगा
और जो OFS का जो भाव रहेगा, जो भी भाव रहेगा उसके आसपास या उसके थोड़ा नीचे विथ निगेटिव बायस शेयर का ट्रेडिंग होगा, ये मेरा मानना है। और दोस्तों वही अपने लिए 15 अगस्त या 26 जनवरी होगा, जैसे हमने फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन की बात की कि तभी सेल लगता है, तभी हम कुछ ना कुछ तो खरीदते हैं। दोस्तों अकॉर्डिंग टू मी, अगर IRFC में किसी को नया एंट्री करना है, शॉर्ट टर्म के लिए करना है, देन दैट इज़ द राइट टाइम। OFS का अनाउंसमेंट आने दो, OFS क्या रेट पे आता है वो देखते हैं, OFS ख़त्म होने दो, उसके बाद एक 7-8 दिन मैक्सिमम 10 दिन जाने देते हैं, तभी भाव स्टेबलाइज होगा। दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी विल हैव द रियल रेट ऑफ IRFC, जो रेट पे हम इसमें वापस री एंट्री कर सकते हैं। तो दोस्तों 52 रुपीज़ से 48 रुपीज़ पे आया, हो सकता है और नीचे जाएगा वंस द OFS इज अनाउंस। अभी पैसा डालने का मेरे हिसाब से इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, OFS पूरा खत्म होने तक रुकना चाहिए। और दोस्तों जो RVNL का पैटर्न था, वो पैटर्न हम लोग में से कोई भी देख सकता है, प्राइस चार्ट उसका अलॉन्ग विद द डेट्स, तो मुझे लगता है वही पैटर्न इसमें भी आएगा। तो मेरे हिसाब से IRFC गुड बाय, वेरी गुड बाय फॉर लॉन्ग टर्म। लेकिन अगर टेम्पररी पीरियड के लिए किसी को खरीदना है, तो ये जो टेम्पररी पीरियड है, ये जो टेम्पररी न्यूज़ है, ये जो टेम्पररी OFS का हैंगओवर है, ये हैंगओवर पूरा ख़त्म होने तक रुकना चाहिए, तब तक नया एंट्री करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। लेकिन दोस्तों जो एग्जिस्टिंग होल्डर्स हैं, जिनके पास ऑलरेडी IRFC की शेयर है, भले पहले लिए हो या थोड़े ऊपर के भाव में लिए हुए हो, अगर ऊपर के भाव में भी अगर समझो किसी ने लिए है और अगर लॉन्ग टर्म होराइजन है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। भले एज ऑफ नो थोड़ा सा लॉस दिखता रहेगा, इसमें बने रह सकते हैं, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर लिया है और थोड़ा बहुत लॉस है, तो मेरे हिसाब से एक बार इसमें से एग्जिट करके OFS अनाउंस होने के बाद, उसके बाद वापस, ये मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा नीचे के भाव में वापस मिल सकता है। लेकिन जिनका लॉन्ग टर्म का होराइजन है, अगर ऊपर के भाव पे है, OFS खत्म होने दो, थोड़ा सा नीचे आएगा और थोड़ा खरीद के अपना एवरेज इसको नीचे ला सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए आगे के 3, 4, 5 साल के लिए दोस्तों दिस इज द बेस्ट स्टॉक, क्योंकि NPS नहीं होने वाले हैं और प्रॉफिट के ऊपर टैक्स भी नहीं भरना पड़ता है। जितना प्रॉफिट है उतना का पूरा शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल है। सो टू कंक्लूड, अगर किसी को नया बाय करना है OFS तक ज़रूर रुके, उसके बाद में क्या प्राइस में मूवमेंट आता है वो देखें, उसके बाद में खरीदना नहीं खरीदना उसका डिसीजन ले। दोस्तों मैं हमेशा यही बात करता हूँ कि कोई स्टॉक मुझे भले 1-2 रुपया, भले 5-10 टक्का महंगा आया तो भी चलेगा, लेकिन जब तक ट्रांसपेरेंसी, जब तक क्लैरिटी नहीं आता है, तब तक वो स्टॉक में मैं एंट्री नहीं करता हूँ। तो दोस्तों ये था अपना आज का वीडियो ऑन IRFC, व्हेन टू बाय, हाउ टू बाय एंड हाउ मच टू बाय। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।